माइनॉरिटी इंटरेस्ट स्टार्ट करते हैं. माइनॉरिटी इंटरेस्ट इज दैट पार्ट ऑफ द नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडियरी एट्रीब्यूटेबल टू interest which is held by outsiders. Minority interest in the net income of consolidated subsidiaries for the reporting period are identified and adjusted against the income of the group in order to arrive at the net income attributable to the shareholders of the holding company. So वो separate करना है. Minority का income है, holding का income, मतलब माइनॉरिटी का शेयर एंड होल्डिंग का शेयर इन द इनकम ऑफ सब्सिडियरी. माइनॉरिटी इंटरेस्ट शुड बी प्रेजेंटेड इन द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट सेपरेटली फ्रॉम द लायबिलिटीज एंड इक्विटी ऑफ द पेरेंट शेयर होल्डर्स. सो आपका शेयर होल्डर्स फंड्स में शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज. ठीक है. Minority interest in the income of the group should be separately presented in the consolidated income statement में भी separately दिखाना है. Minority interest in the net assets consists of the amount of equity attributable to minorities at the date on which the investment in subsidiary is made and the minority share of movements in equity since the date parent subsidiary relationship came in existence. Okay, so आपको ये जो नेट एसेट्स है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट इन द नेट एसेट्स, वो क्या क्या है ऑन द डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो इक्विटी है वो, एंड मूवमेंट्स इन द इक्विटी आफ्टर फ्रॉम द डेट सिंस द डेट parent subsidiary relationship came in existence. So the losses applicable to the minority in a consolidated subsidiary may exceed the minority interest in the equity of the subsidiary. So देखो, हमेशा पॉजिटिव सोचते सोचते हम ये भूल जाते हैं कि सब्सिडियरी को लॉस भी हो सकता है. सो लॉस के केस में क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट है तो आप क्या करते हो, 10% माइनॉरिटी का शेयर है तो 10% ऑफ शेयर कैपिटल, 10% ऑफ जनरल रिजर्व, 10% ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सब ऐड करके माइनॉरिटी इंटरेस्ट आ जाता है. बट अगर लॉस हुआ तो 10% ऑफ शेयर कैपिटल माइनस 10% ऑफ P&L, तो माइनस करना पड़ेगा. सो माइनस में वो निगेटिव में जा सकता है माइनॉरिटी इंटरेस्ट, सो निगेटिव में नहीं जाना चाहिए. सो द लॉसेस एप्लीकेबल टू माइनॉरिटी इन अ कंसोलिडेटेड सब्सिडियरी may exceed the minority interest in the equity of the subsidiary. So उस केस में निगेटिव में नहीं आना चाहिए. माइनॉरिटी इंटरेस्ट नील हो सकता है, बट उसके आगे अगर निगेटिव में वो जा रहा है तो द एक्सेस एंड एनी फर्दर लॉसेस एप्लीकेबल टू माइनॉरिटी आर एडजस्टेड अगेंस्ट द मेजॉरिटी इंटरेस्ट एक्सेप्ट टू द एक्सटेंट दैट the minority has a binding obligation to and is able to make good the losses. So minority को obligation है कि बाद में जब हमें profit होगा तब हम आपके losses जो आपने अभी bear किए majority ने, वो हम recover करके देंगे. If the subsidiary subsequently reports profit, all such profits are allocated to the majority interest until the minority share of losses previously absorbed by the majority has been recovered. So example 4, उसमें नॉन करंट एसेट्स दिए हैं, टैंजिबल एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स इन सब्सिडियरी, नेट करंट एसेट्स, इशूड कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस. P Limited acquired 80% of shares of S Limited on 31st March 2001. सो जो बैलेंस शीट है वो भी 31st मार्च 2001 की है एंड फॉर द अमाउंट ऑफ 1000. ओके, सो आगे का पढ़ो आप. इन द गिवन केस P Limited एक्वायर्ड. सो यहाँ पर देखो P Limited एक्वायर्ड 80% ऑफ द शेयर्स ऑफ S Limited बाय पेइंग 1000.
So cost of investment is 1000. This payment, that is purchase consideration, would be made by P Limited to the shareholders of S Limited. So subsidiary के जो shareholders है उनको कितना payment मिलेगा? 1000. किससे मिलेगा? Holding company से. By paying 1000, P Limited has acquired control over S Limited. We cannot say that P Limited has acquired only 80% control, since its shareholding in S Limited will enable it to take all the decisions regarding S Limited's operations and usage of assets and repayments of liabilities. क्योंकि majority voting किसका आएगा? होल्डिंग का. तो एज गुड एज यही कंट्रोल कर रही है ना एस लिमिटेड को. हाउएवर द फैक्ट रिमेन्स दैट 20% स्टेक डज नॉट बिलोंग टू एस लिमिटेड, इट बिलोंग्स टू आउटसाइडर्स. ओके, तो वहां पर एक मिस्टेक है. 20% स्टेक डज नॉट बिलोंग टू पी लिमिटेड. सो वहां पर पी लिमिटेड कर दो. पी लिमिटेड होल्डिंग है, एस सब्सिडियरी है. सब्सिडियरी का पी लिमिटेड होल्ड कर रहा है 80% एंड 20% स्टेक डज नॉट बिलोंग टू पी लिमिटेड, इट बिलोंग्स टू आउटसाइडर्स who are called minority interest in accordance with AS 21. Accordingly, in this case, the purchase consideration of rupees 1000 will be compared with the 80% of the net worth of S Limited. Any excess or deficit would be recorded as goodwill or capital reserve respectively. 20% of the net worth on the date of acquisition would be recorded separately as minority interest. So जो नेटवर्थ आपको कैलकुलेट करना है वो कौन से डेट का करना है? डेट ऑफ एक्विजिशन, मतलब ही डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट. सो आपके केस में नेटवर्थ है 1000. दिस इज सब्सिडियरी एस लिमिटेड. उसका शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस मिला के 1000 का 80% 800 के लिए आपने पेमेंट किया है 1000 का. सो 200 एक्सेस पेमेंट किया है आपने. तो क्या है? 200 गुडविल है. एक्सेस पेमेंट क्यों किया आपने? मैम हमारे पास बहुत पैसा हो गया था इसलिए कर दिया. ऐसा नहीं है. यू आर मेकिंग पेमेंट फॉर द ब्रांड ऑफ दैट कंपनी. ओके, आप अगर मैकडोनल्ड्स परचेस करने वाले हो, स्टारबक्स परचेस करने वाले हो, तो उनके टेबल एंड कुर्सी में आपको इंटरेस्ट है क्या? उनके नेट एसेट्स में इंटरेस्ट नहीं है. आपको फर्नीचर ही खरीदना था तो फर्नीचर के शॉप से खरीदते. सेम फर्नीचर जो स्टारबक्स में है. आपको स्टारबक्स के ब्रांड में इंटरेस्ट है. सो स्टारबक्स का जो नेट एसेट्स है उसकी वैल्यू होगी 800, बट उसके ब्रांड के वैल्यू के लिए हमने 1000 पे किया है. ओके, सो वो 200 एक्सेस इज गुडविल फॉर ब्रांड. ओके, सो ये जो पी लिमिटेड है वो बेवकूफ़ नहीं है एक्सेस पेमेंट करने के लिए. उनको समझता है अभी ब्रांड लिया, खुद से कॉफ़ी शॉप चलाना एंड स्टारबक्स की फ्रेंचाइजी लेना क्या प्रॉफिटेबल है? स्टारबक्स फ्रेंचाइजी, क्योंकि वो नाम देख के लोग आने वाले हैं. आप उधर हो, आपको देखने के लिए नहीं आने वाले. ओके, सो आप ब्रांड बनाओ, फिर आपके नाम से आ जाएंगे ना. ओके, सो वो हो गया गुडविल. एंड 800 अमाउंट के लिए अगर मैंने 600 ही पे किया है तो 200 इज कैपिटल रिजर्व. आई हैव वेरी गुड कन्विंसिंग पावर. 800 का बिजनेस मैंने 600 में लिया. सो 200 का मुझे प्रॉफिट हुआ. ओके, मैं हर रोज शार्क टैंक देखती हूँ तो मुझे पता है कि बार्गेनिंग कैसे करना है. एंड मैंने बहुत अच्छा बार्गेनिंग किया एंड 800 का बिजनेस मैंने 600 में लिया. ओके, आगे सिर्फ CR लगा दो. सो समझ में आ गया ये?
सो 20% ऑफ द नेटवर्थ जो कैलकुलेट करना है वो डेट ऑफ एक्विजिशन पे करना है. सो दैट इज 31 मार्च 2001 एंड यही डेट थी क्या ये. सो इसी डेट का लिया ना आपने 1. ये क्यों, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन में बैलेंस शीट डेट अलग होती है एंड डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट अलग होता है. In the given case, P Limited acquired 80% of shares of S Limited by paying 1000. This payment purchase consideration would be made by P Limited to the shareholders of S Limited. ये हो गया ना यहाँ तक. Minority interest. AS 21 defines minority interest as that part of the net results of the operations. Net results क्या हो सकते हैं operations के? Net profit और net loss. So it is that part of the net results and of net assets जो balance sheet से मिलते हैं of subsidiary attributable to interest which are not owned directly or indirectly through subsidiaries by the parent. Okay, जो इन्होंने hold नहीं किया है parent ने directly और indirectly, ऐसा वाला जो part है net results and net assets का, उसको minority interest बोलते हैं. इसे AS 21 बोल रहे हैं. ओके, सो एज पर शेड्यूल 3 टू द कंपनीज एक्ट 13, माइनॉरिटी इंटरेस्ट इन द बैलेंस शीट विद इन इक्विटी शैल बी प्रेजेंटेड सेपरेटली फ्रॉम द इक्विटी ऑफ द ओनर्स ऑफ द पेरेंट. सो सेपरेटली मतलब किधर? शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटी. So in the given case, calculation of goodwill. So net current assets 80% being share of parent 400 आया net current assets में, and tangible assets का भी 80% 400 आया. इसे टोटल 800 हुआ. लायबिलिटीज इनके पास कुछ नहीं है, हाँ, सब पेमेंट हो चुका है इनका. सो नेटवर्थ इनका 800 जिसके लिए हमने पेमेंट किया था परचेज कंसिडरेशन 1000. सो देयर इज अ गुडविल एक्सेस पेमेंट. ओके, सो आज हमने माइनॉरिटी इंटरेस्ट कंप्लीट किया कंसेप्ट. कल हमने कंसेप्ट कंप्लीट किया था गुडविल और कैपिटल रिजर्व का. ओके, सो गुडविल और कैपिटल रिजर्व का 2 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होमवर्क के लिए थे ना. हाँ, सो अभी ये भी आप कर सकते हो. व्हाट इज द अमाउंट ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट as on 1st Jan and 31st December. Also compute goodwill or capital reserve at the date of acquisition. So देखो goodwill और capital reserve सारखं नाही काढत बसायचं, आपल्याला उद्योग आहेत बा. So वो सिर्फ date of acquisition पे ही कैलकुलेट करना है goodwill और capital reserve, क्योंकि इस डेट को मैंने इन्वेस्टमेंट की तब मैंने 1 करोड़ पे किया, उसके नेट एसेट्स 80 लाख थे, मुझे 20 लाख का गुडविल है मेरा. ये बार बार करना है क्या? नहीं, ये एक ही बार होगा लाइफ में. माइनॉरिटी इंटरेस्ट ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन एंड अगेन एट ईच बैलेंस शीट डेट माइनॉरिटी इंटरेस्ट आएगा. ओके, बट गुडविल और कैपिटल रिजर्व हर साल करना है क्या? नहीं, हर साल किया भी आपको टाइम है तो करते रहो, वही अमाउंट आएगी, क्योंकि कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट भी चेंज नहीं होने वाला एंड जो भी आपको कंपेयर करना है नेट एसेट्स या नेटवर्थ के साथ, वो नेटवर्थ भी डेट ऑफ एक्विजिशन का ही लेना है. तो वो अमाउंट तो चेंज होने वाली नहीं है, तो बार बार क्यों कैलकुलेट करना है, एक ही बार करना है. ठीक है. सो हेमंत लिमिटेड परचेज 80% शेयर्स ऑफ पावर लिमिटेड ऑन 1st Jan. सो 1st Jan क्या हुआ? डेट ऑफ एक्विजिशन. कितने को लिया? परचेज कंसिडरेशन 2,10,000. The issued capital of Power Limited on 1st Jan 2001 was 1,50,000 and the balance in P&L account was 90,000. And during the year ended 31st December 2001, Power Limited earned a profit of 30,000 and at the year end declared and paid a dividend of 22,500. So goodwill और capital reserve के लिए हमें
सिर्फ डेट ऑफ एक्विजिशन का चेक करना है, करेक्ट। तो आपने कॉस्ट कितनी पे की थी? हाँ, 2,10,000। और इतने में आपको कितना परसेंटेज मिला? फुल मिला क्या? 80% ही मिला ना? हाँ, बट ये शेयर कैपिटल का 80% करना पड़ेगा ना, सो लेस 80% ऑफ और क्या लेस करना है? 80% ऑफ बैलेंस इन P&L ना। कौन से डेट का? डेट ऑफ कितना बैलेंस था? कैलकुलेटर किधर है सबके? सो कैलकुलेटर का स्पीड हमारा फास्ट ही है मैम, हमारा हो ही जाता है पेपर कंप्लीट। तो कैसे स्पीड बढ़ेगा विदाउट प्रैक्टिस? तो कैलकुलेटर लगेगा ना उसके लिए। काही दानशूर असतात अरे स्टुडंट्स वर्गात, ते असे तुमच्यासाठी सोडून जातात तिथे। कुछ दानशूर होते हैं स्टूडेंट्स क्लासरूम में जो छोड़ के जाते हैं, जो भूल गए हैं ना इनको हेल्प करने के लिए, तो बहुत पुण्य मिलता है उनको कि उनके डोनेशन की वजह से आज आप कैलकुलेशन कर पाए और आपका कैलकुलेटर का स्पीड बढ़ गया और आपको एग्जाम में 80 आ गए। क्या पुण्य कमाया उन्होंने। तो इसमें मेरा कुछ नहीं था, वो 2 लड़के जिन्होंने कैलकुलेटर जोड़े थे वो सिर्फ मैंने दिए आपको, मेरी अमानत नहीं थी वो। 18,000 क्या आया? गुडविल। गुडविल फिर माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैलकुलेट करो 2 डेट्स का। पहले कौन सा करना है? एज ऑन 1st January 2000। पहले क्या? 20% ऑफ शेयर कैपिटल। करो ये कैलकुलेट, एक्चुअली ओरली आना चाहिए। 1,50,000 का 10% कितना होता है? 15,000 का डबल 30,000 इज 20%। एंड दूसरा 90,000 का 20% ओरली करो, 10% इज 9,000। जमले। %20 ऑफ बैलेंस इन $48,000 आ गया। अभी माइनॉरिटी इंटरेस्ट एज ऑन ये तो सेम है ना, 20% शेयर कैपिटल, ये भी सेम है। ड्यूरिंग द ईयर का कितना था प्रॉफिट? 30,000। हाँ, और डिविडेंड 22। 20% ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर ना। ये 30,000 अर्न किया था बट इसमें से डिविडेंड दिया, सो करो 30,000 माइनस 22,500, 7,500 का कितना परसेंट? 20%। कितना होगा? 1,500 ना। 750 का डबल करो तीनों की टोटल, ये 48,000 प्लस 1,500 49,500। ओरली येत असेल तर
कॅल्क्युलेटर वापरायला अलाउड आहे तर वापरायचंच असं नहीं है कि अलाउड है ना मग करू द्या ना. ओके, अलाउड है इसलिए हमेशा यूज करना ही चाहिए ऐसे नहीं. ओरली आया तो अलाउड है ओरली भी. सो दिस इज MI एज ऑन. 30%. सो MI अगर आपने यूज किया वर्ड तो शॉर्ट फॉर्म के लिए शॉर्ट मार्क्स, फुल फॉर्म के लिए फुल मार्क्स. तो हमें शॉर्ट मार्क्स चाहिए तो शॉर्ट फॉर्म लिखना है, हमें फुल मार्क्स चाहिए तो. मेरा हो गया है ना CA, इसलिए मैं लिख सकती हूँ अभी. आपका होने के बाद आप भी लिखो. सो अभी इसमें वेरिएशंस हो सकते हैं. हाँ, बहुत सारे. वो जो डिविडेंड पे किया वो मैंने एज्यूम क्या किया था, इट इज पेड आउट ऑफ करंट ईयर. ओके, तो एक्चुअली ये टॉपिक पहले CA फाइनल में था, तो वहां पर बहुत सारे सिचुएशंस दिए थे, वो आपको नहीं है कि इफ डिविडेंड इज पेड आउट ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट, आउट ऑफ ओपनिंग बैलेंस. ओके, थोड़ा ओपनिंग से, थोड़ा करंट ईयर से, तो वो सिचुएशन ही गायब कर दिए उन्होंने. ठीक है. सो सॉरी, 7 भी उस पे ऊपर ही है ना, गुडविल और कैपिटल रिजर्व. गुम हो गई मैं फिर से. सो लास्ट लाइन में क्वेश्चन है, तो पहले लास्ट लाइन पढ़ो. कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व ऑन द एक्विजिशन ऑफ शेयर्स ऑफ क्वीन लिमिटेड. So King Limited acquires 70% of equity shares of Queen Limited as on 31st March. ये डेट important है 2001 at a cost of ₹140 lakhs. The following information is available from the balance sheet of Queen Limited. उसी डेट का on 31st March 2001 which is date of acquisition or date of investment. PPE investments, current assets, loans and advances इसको ऐड करके less 15% debentures and current liability. The following revaluations have been agreed upon, not included in the above figures. PPE up by 20%, investment down by 10%. King Limited purchased the shares of Queen Limited at 20 rupees per share, face value is 10. सो PPE 240 लेना है आपको या 240 प्लस 20% इज 48. 240 प्लस 48 288. सो PPE कितना लेना है? 288. 288 ऊपर क्या लिखूं? रुपीज इन लैक्स. रुपीज की साइन देनी है या RS लिखना है? साइन देनी है. सो वो साइन का प्रॉब्लम है ना एक्सेल में, रुपी फॉर्डियन नहीं है. हाँ, ये मैं इन लैक्स यहाँ पर लिखती हूँ क्योंकि इसका कैलिब्री फॉन्ट है एंड इसका रुपी फॉर्डियन करना पड़ेगा ना फॉन्ट, तब जाके वो साइन आती है. ओके, हम कितने पीछे देखा ना, कीबोर्ड पे डॉलर है, बटन पे डॉलर है, बट बटन पे रुपी कब आएगा? आपके हाथ में है वो. यही यूज करना है. हाँ, नहीं, आप ही यूज नहीं करोगे तो बाकी देश वाले कैसे करेंगे? भारत के लोग ही रुपी की साइन यूज नहीं कर रहे, तो हम क्यों करें? वो डॉलर वाले तो बैठे ही है आपको बिठाने के लिए. और रुपी की साइन सभी जगह आनी चाहिए, लैपटॉप पे आनी चाहिए. इतना हार्डवर्क करो कि लैपटॉप के बटन पे रुपी की साइन चाहिए, डॉलर नहीं. इन्वेस्टमेंट्स का क्या है? डाउन बाय 10%. सो 110 से 11 माइनस करो. करंट एसेट्स 140. Loans and advances 30.
हम्म, less liability 50,000 debentures, लेस लाइबिलिटीज, हाँ, क्या क्या है, 15,000 debentures, हाँ 180, हाँ। और current liabilities 100. सो मुझे इंग्लिश आता है, मुझे इंग्लिश स्पेलिंग्स आते हैं, बट उसमें अगर मैंने टाइम वेस्ट किया तो आपका टाइम वेस्ट होगा। मुझसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका टाइम है, ओके। मुझे थोड़ा सा लेट हुआ सिखाने में, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपके पास 60 डेज भी नहीं बचे हैं। सो इसलिए हम फुल फॉर्म में नहीं लिख रहे हैं, बट मैम ने फुल फॉर्म में नहीं लिखा है, इसलिए हमने भी फुल फॉर्म में नहीं लिखा। ऐसे अगर आप करोगे तो मैंने ऑलरेडी बताया, फुल फॉर्म के लिए ही फुल मार्क्स है, शॉर्ट फॉर्म के लिए शॉर्ट मार्क्स है। तो जिनको फुल मार्क्स चाहिए वो फुल फॉर्म लिखेगा, जिसको शॉर्ट मार्क्स चाहिए वो शॉर्ट लिखेगा। सो ये हो गए नेट एसेट्स। एक को नहीं किया, इसको एल एंड ए को। ये नेट एसेट्स आया, हमें इतना मिलने वाला है क्या? नहीं, किंग को सिर्फ 70% मिलेगा ना। 5 FM 193.9। हाँ, और कॉस्ट कितनी पे की थी? हाँ, कॉस्ट ज़्यादा पे की ना, या कम पे की? किंग में कन्विंसिंग पावर है ना क्वीन को पटाने के लिए। सो क्या हुआ, 193 का बिजनेस हमें 140 में मिला, सो 53.9 का कैपिटल रिजर्व आ गया ना। सो जिस बिजनेस की वैल्यू 193.9 है वो आपने 140 में खरीदा, मतलब आपको प्रॉफिट हुआ क्या? हुआ ना, 53.9 का प्रॉफिट हुआ। ओके, किंग हर रोज क्या देखता है? शार्क टैंक। तो इसलिए उसको पता है कि कन्विंस कैसे करना है। ठीक है, समझ में आ गया ये? सो यही करना था। पाँच। प्रॉफिट और लॉस ऑफ सब्सिडियरी कंपनी। अभी फर्स्ट हो गया गुडविल और कैपिटल रिजर्व, सेकेंड हुआ माइनॉरिटी इंटरेस्ट, थर्ड इज प्रॉफिट और लॉस ऑफ सब्सिडियरी कंपनी। सो फॉर द पर्पज ऑफ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट प्रिपरेशन, all reserves and profits or losses of subsidiary company should be classified into pre and post acquisition reserves and profits or losses भी हो सकते हैं। ओके, सो जैसे आप निगेटिव सोचते हो ना पढ़ाई के टाइम, हाँ, कि पास हो जाओगे या नहीं, वैसे निगेटिव भी सोचना है कि सब्सिडियरी को लॉस भी हाँ हो सकता है, तो उसका भी शेयर हमें मिलेगा, हमें होल्डिंग को भी है, सब्सिडियरी को भी। सो सबका करना है, हाँ, प्री पोस्ट में डिवीजन। ऑल रिजर्व्स एंड प्रॉफिट्स को प्री पोस्ट में बांट देना है। प्रॉफिट और लॉसेस अर्नड और इनकर्ड, प्रॉफिट अर्न करोगे, लॉस इनकर करोगे बाय सब्सिडियरी कंपनी अप टू द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द शेयर्स बाय होल्डिंग कंपनी आर प्री एक्विजिशन और कैपिटल प्रॉफिट्स। Similarly, all reserves of subsidiary company up to the date of acquisition are capital reserves from the viewpoint of the holding company. If the holding interest in subsidiary is acquired during the middle or some other period of the current year, pre-acquisition profit should be calculated accordingly. Accordingly मतलब बीच में ही है तो 6 months का प्री, 6 months का पोस्ट। ओके, 9 months का है तो 9 months प्री है, 3 months post। ठीक है, so the minority interest in the reserves and profits or losses of subsidiary company should be transferred to the minority interest account which will also include share capital of subsidiary company held by outsiders or minority shareholders. So minority interest is equal to share capital of subsidiary belonging to outsiders plus minority interest in reserves
and profits of subsidiary. The holding company's interest in the pre-acquisition reserve and profits or losses should be adjusted against the cost of control. मतलब ही cost of investment. कंट्रोल करने के लिए सब्सिडियरी कंपनी जो आपको कॉस्ट लगी, दैट इज कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट. ओके, तो इसमें कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में आपको क्या एडजस्ट करना है? प्री एक्विजिशन रिजर्व माइनस करना है, एडजस्ट करना है मतलब. ओके, क्योंकि देखो अप्रैल टू मार्च ईयर, 1 अक्टूबर को आपने एक्वायर किया एक सब्सिडियरी में, तो आप उसके होल्डिंग बने हो 1 अक्टूबर से, मतलब 6 मंथ्स के लिए. बट पहले के 6 मंथ्स तो आप कोई नहीं थे उसके, तो उस पहले के 6 मंथ्स में बिफोर एक्विजिशन जो उन्होंने प्रॉफिट कमाया, वो प्रॉफिट भी अभी आपको मिलने वाला है ना ईयर एंड को, क्योंकि ईयर एंड को आप कंट्रोल कर रहे हो उस कंपनी को. तो आपको जो कॉस्ट लगी 140 lakhs, उस कॉस्ट से वो माइनस करो ना प्री एक्विजिशन प्रॉफिट. वो अगर 10 lakh है तो आपको नेट कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी लगी? 130 lakh. आप ओनर नहीं थे फिर भी वो प्रॉफिट आपको मिला. 6 मंथ्स पहले आप ओनर थे क्या, अप्रैल टू सितंबर, फिर भी वो प्रॉफिट आपको मिलने वाला है. अच्छा है ना, स्टारबक्स के ओनर नहीं थे हम, और 6 मंथ्स के बाद ओनर हो गए, तो पहले के 6 मंथ्स का भी मिल रहा है हमें. सो इसलिए नेट कॉस्ट कैसे निकालनी है? वो प्री एक्विजिशन रिजर्व माइनस करके नेट कॉस्ट इतनी लगी. हमें 140 lakhs लगी नहीं, 130 lakhs लगी, क्योंकि वो प्री एक्विजिशन रिजर्व अभी हमारा है, क्योंकि अभी हम ओनर है. ओके, so the holding company's interest in the pre-acquisition reserves and profits should be adjusted against the cost of control to find out goodwill or capital reserve on consolidation. So हम निगेटिव तो बहुत सोचते हैं, तो अगर लॉसेस भी हुए तो वो स्टारबक्स के लॉसेस भी आपके हैं. आप ओनर नहीं थे तो मेरे लॉस नहीं है, वो मैं ओनर ही नहीं था तब, बट अभी हो ना ओनर, तो अभी वो तुम्हारा ही लॉस है. तो वो लॉस कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, प्री एक्विजिशन लॉस. इसके ऊपर क्वेश्चन ही नहीं आते एग्जाम में, फिर ऐसे ही आप सीए बन जाते हो. प्री एक्विजिशन लॉस के क्वेश्चन है आपको, फिर सीए बन गए एंड प्रैक्टिकल लाइफ में आ गया क्लाइंट सब्सिडियरी कंपनी विथ लॉसेस. ये तो सिलेबस में था ही नहीं, तो मुझे पता ही नहीं है क्या करना है. ये तो ऐड करना होता है, तो वहां पर क्या करना है, लॉजिक लगाओ. प्रॉफिट माइनस करते हो तो लॉस ऐड करोगे ना कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में. द रिजर्व्स एंड प्रॉफिट्स ऑफ सब्सिडियरी कंपनी रिप्रेजेंटिंग होल्डिंग कंपनीज इंटरेस्ट इन द पोस्ट एक्विजिशन or revenue reserves and profit should be added to the reserves and profits of the holding company. So holding company के खुद के प्रॉफिट में रिजर्व जो सब्सिडियरी के पोस्ट वाले हैं प्रॉफिट्स, उसका शेयर, हाँ होल्डिंग का, सब नहीं, सब हमें ही नहीं लेना है. माइनॉरिटी को उसका शेयर दोगे. हमारा 80% है तो 80% इन पोस्ट एक्विजिशन हमारे प्रॉफिट में ऐड करोगे, तो ही वो कंसोलिडेटेड बन जाएगा रिजर्व सरप्लस. एंड जो हमारा प्री में शेयर है 80%, वो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल के नोट में जाएगा, गुडविल कैपिटल रिजर्व कैलकुलेशन में. प्री वाला पार्ट, प्री का पूरा नहीं, प्री का 80% एंड पोस्ट का 80% ऐड इन द प्रॉफिट ऑफ होल्डिंग. P&L में P&L ऐड करना है, जनरल रिजर्व में जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व में कैपिटल रिजर्व ऐड. P&L के होल्डिंग के जनरल रिजर्व में सब्सिडियरी का शेयर इन जनरल रिजर्व, होल्डिंग के P&L में सब्सिडियरी का शेयर इन P&L ऐड करोगे. ओके, जनरल रिजर्व P&L में ऐड नहीं ऐड करोगे ना,
वो तो आपको समझ में आ जाएगा, करेक्ट। होल्डिंग का खुद का जनरल रिजर्व प्लस सब्सिडियरी में आपका 80% शेयर था, सब्सिडियरी का जो जनरल रिजर्व होगा उसका 80% आपके जनरल रिजर्व में ऐड करोगे, आपके P&L में उनके P&L का 80%, बट पोस्ट वाला 3 वाला कहाँ पर जाएगा, गुडविल कैलकुलेशन में ना, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। यहाँ तक समझा, ये बेसिक हुआ। अभी कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट स्टार्ट करने हैं, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स ऑफ सब्सिडियरी कंपनी। सो देखो कैसे होता है, हम स्टारबक्स में इन्वेस्टमेंट करनी है, आपको होल्डिंग बनना है, कंट्रोल आपको करना है। स्टारबक्स बंद नहीं करनी है कंपनी, बंद कर दी तो वो अमलगमेशन हो गया, एब्सॉर्प्शन हो गया ना, आपने बंद कर दी स्टारबक्स एंड वो ट्रांसफरर हो गई एंड आप ट्रांसफरी। ओके, सो जैसे वोडाफोन आइडिया बंद हो गया एंड VI हो गया, अमलगमेशन। 2 ट्रांसफरर कंपनीज liquidated, 1 company form transferee VI, so that is amalgamation। AS14 AS21 में वोडाफोन आइडिया बंद नहीं होंगे, बट उनको कंट्रोल कौन करेगा, होल्डिंग। ये डिफरेंस है इन कंसोलिडेशन एंड अमलगमेशन। सो अभी अगर आप स्टारबक्स में होल्डिंग कर रहे हो 1 अक्टूबर को, उस दिन आपने जो कॉस्ट पे की होगी स्टारबक्स को, दैट कॉस्ट यू विल कंपेयर विद द नेट एसेट्स ऑफ द स्टारबक्स। सो स्टारबक्स को रिवैल्यूएशन करना पड़ेगा उसके एसेट्स का, ठीक है। आपके बुक्स में जो WDVs दिख रहे हैं स्टारबक्स के, वो WDVs फेयर वैल्यू के साथ कंपेयर करके रिवैल्यूएशन होता है। फेयर वैल्यू के आसपास वो आ रहे हैं तो वही प्राइजेस रहेंगे, फेयर वैल्यू के आसपास नहीं मैच हो रहा है आपका WDV तो अपवर्ड डाउनवर्ड करना पड़ेगा रिवैल्यूएशन। उसके लिए आप वैल्यूअर अपॉइंट कर सकते हो, आपको पैसे नहीं देने हैं वैल्यूअर को, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के वैल्यूएशन का सर्टिफिकेट कोर्स करोगे तो आप ही वैल्यूअर हो जाओगे। सर्टिफिकेट कोर्स कौन लेता है, ICAI लेती है इंस्टीट्यूट हमारी, बट किसके लिए, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं उनके लिए वो सर्टिफिकेट कोर्स है वैल्यूएशन का। तो आपको वैल्यूअर को फी देनी पड़ेगी क्या, नहीं, क्लाइंट की पूरी फी आपकी, क्योंकि मैं ही वैल्यूअर हूँ, मैं ही कंसल्टेंट हूँ, मैं ही अकाउंटेंट हूँ एंड मैं ही ऑडिटर हूँ। ओके, सो वो आपको फेयर वैल्यू निकालने को आती है क्योंकि आपका वैल्यूएशन का सर्टिफिकेट कोर्स हुआ है। विद दैट वैल्यू यू विल कंपेयर WDVs। आपका कोर्स नहीं हुआ है तो वैल्यूएशन सर्टिफिकेट लगेगा आपको वैल्यूअर से, आपको रुकना पड़ेगा उससे फेयर वैल्यूज आने तक WDV के साथ कंपेयर करने के लिए, ठीक है। सो देखो, इट मे बी पॉसिबल दैट द फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट्स ऑफ द सब्सिडियरी may be different from the book value, hence the parent may choose to perform a revaluation of the assets of the subsidiary for the purpose of consolidation. It may be noted that such revaluation is not performed in the standalone or separate financial statements of the subsidiary. Subsidiary का जो separate financial statement होगा उसमें ये revaluation नहीं करना है. The profit or loss on revaluation of fixed assets of the subsidiary should also be treated as a capital profit or loss. मतलब वो प्री एक्विजिशन वाला प्रॉफिट आप कंसिडर करोगे जो गुडविल कैलकुलेशन में जाएगा, वर्किंग नोट, बट ये कंसोलिडेटेड P&L एंड बैलेंस शीट के लिए करना है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए। सब्सिडियरी के सेपरेट स्टेटमेंट के लिए हाँ उद्योग कर ऐसा नहीं है। ओके ओके, मतलब ये एक्सरसाइज नहीं करना है फॉर स्टैंड अलोन स्टेटमेंट। ओके, तो इसको मराठी में बोलते हैं हा उद्योग नहीं करायचा। But if the fall in the value of the asset occurs after the date of acquisition, the loss should be treated as revenue loss. Adjustment for depreciation would be made in the profit and loss account of the subsidiary.
सो रिवैल्यूएशन अपवर्ड डाउनवर्ड होने के बाद आपके एसेट्स के साथ क्या होगा, इधर उसकी वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी. सो जो बढ़ाई हुई वैल्यू है रिवैल्यूड अमाउंट या कम हुई उसको क्या बोलेंगे हम, रिवैल्यूड अमाउंट. सो रिवैल्यूड अमाउंट कब मिलेगी आपको, कौन से डेट को मिलेगी, ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन के टाइम ही करोगे ना रिवैल्यूएशन स्टारबक्स का, या बैलेंस शीट डेट को करोगे. डेट ऑफ एक्विजिशन को रिवैल्यूएशन किया, फिर बैलेंस शीट डेट आ गई, उस दिन हमें डेप्रिसिएशन करना पड़ता है. तो डेप्रिसिएशन पोस्ट हुआ या प्री, पोस्ट हुआ ना. डेट ऑफ एक्विजिशन को तो आप रिवैल्यूएशन किया आपने, आपका फर्नीचर 1 करोड़ का 50 लाख पे आ गया. ये है ही नहीं इस बेंचेस की वैल्यू, क्या आप 1 करोड़ में हम बता रहे हो. मैंने वैल्यूअर अपॉइंट किया, वो बोला 50 लाख में भी जाएंगे क्या पता नहीं. फिर भी ठीक है 50 लाख लेते हैं इसकी फेयर वैल्यू, कोई तो मिल जाएगा. ओके, ये लोग ले रहे हैं ना आपका बिजनेस, ये देंगे आपको 50 लाख. ओके, तो ऐसे करके आपका फर्नीचर 1 करोड़ से आ गया 50 लाख पे, आ गया. तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन आएगा ना आगे. आपकी कंपनी बंद नहीं हुई, कंट्रोलिंग पावर आ गई है सिर्फ होल्डिंग कंपनी. आपकी बैलेंस शीट चलने वाली है, अमलगमेशन नहीं है कि बंद हो गया मैम उस दिन से, लिक्विडेट. ओके, सो वो आगे का क्या आएगा, पोस्ट एक्विजिशन का डेप्रिसिएशन आएगा. करेक्ट, तो वो भी चार्ज करना है ऐसे बोल रहे हो. ठीक है, एडजस्टमेंट फॉर डेप्रिसिएशन वुड बी मेड इन द नेट इन द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द सब्सिडियरी. सो जो सब्सिडियरी का सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें डेप्रिसिएशन 1 करोड़ पे आएगा, एंड जो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है उसके लिए आपके फर्नीचर की वैल्यू 50 लाख है, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन आएगा. सो जो कंट्रोल करने वाली है कंपनी, होल्डिंग कंपनी, वो रिवैल्यूएशन करके लेगी. आप कुछ भी बताओगे कि ये ना मेरा एसेट 1 करोड़ का है, वो ना मेरा एसी, मेरे पास 20 एसी है, 20 एसी का मिला के 50 लाख हो रहा है. बुक वैल्यू देखो ना 50 लाख है, बट बुक वैल्यू में क्या चलता है, 10% डेप्रिसिएशन. ओके, सो आप आज लैपटॉप खरीदते हो और 1 महीने में बेचने को जाते हो, 1 महीना यूज नहीं किया लैपटॉप, तो सेम प्राइस पे बिकोगे, मिलेगा कस्टमर. विदाउट यूजिंग इट बिकम्स सेकेंड हैंड. ओके, सो बुक वैल्यू आपकी कुछ भी रहने दो बोलेगा वो. ओके, बट आज मार्केट में है क्या उसकी वैल्यू उतनी. आप बोलोगे लैपटॉप यूज किया नहीं है, बट आपका 50,000 का लैपटॉप 1 महीने के बाद 50,000 में नहीं जाने वाला है, 35-40 में जाने वाला है. सो उसकी वैल्यू, फेयर वैल्यू इज 35. ओके, सो ये मैंने ऐसे ऐसे बताया, मेरा वैल्यूएशन का कोर्स नहीं हुआ है, बट वैल्यूअर को ऐसे ही कुछ तो टेक्निकल स्टडी करके वो निकालता है जो बुक वैल्यू के साथ मैच नहीं होगा. So depreciation on changed value of assets shall be given effect to. इसका इफेक्ट देना पड़ेगा रिवैल्यूड अमाउंट का जो पोर्शन है उसके ऊपर, क्योंकि जो पहले का ओरिजिनल है उसके ऊपर दिया ही होगा ना डेप्रिसिएशन सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में. सो डेप्रिसिएशन ऑन रिवैल्यूड एसेट विल बी टेकन एज कैपिटल और रेवेन्यू डिपेंडिंग ऑन द पीरियड फॉर विच द डेप्रिसिएशन बिलोंग्स टू. Hence, the period for depreciation is important to be considered. PP आ गया, initial recognition, first time, fair value minus carrying amount, as on the date of acquisition. So carrying amount मतलब वो amount जिसके ऊपर fixed asset that is PP carry करते हैं in the balance sheet. Okay, carry करना पता है आपको, ठीक है. उसने शादी में बहुत अच्छा ब्लेजर कैरी किया था, जैसे आप बोलते हो ना शेरवानी बहुत अच्छे से कैरी की थी उसने.
ओके ज़्यादा लड़कियों के इसमें ये होता है कि उसने साड़ी अच्छे से कैरी की थी, उसने मेकअप अच्छे से कैरी किया था, सो कैरी करना, सो दैट इज कैरिंग अमाउंट। सो फेयर वैल्यू माइनस कैरिंग अमाउंट। सो फेयर वैल्यू आपको मिलेगी वैल्यूअर से, दैट यू विल कंपेयर विद द बुक वैल्यू। कैरिंग अमाउंट मतलब ही बुक वैल्यू मतलब ही WTV। ये अलग लोग नहीं है, ये एक ही लोग है, इनके नाम अलग है। कौन से डेट का? ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। सो PP अकाउंट डेबिट टू P&L करना है इफ देर इज अपवर्ड रिवैल्यूएशन, इफ देर इज डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन P&L टू PP। ये इनिशियल रिकॉग्निशन में हुआ, इनिशियल फर्स्ट टाइम। देन सबसिक्वेंट मेजरमेंट, सबसिक्वेंट मतलब एन्युअली हेच काम करत राहायचं, एन्युअली यही काम करते रहना है। यू नीड टू कंपेयर योर WDVs कैरिंग अमाउंट्स विथ फेयर वैल्यू एन्युअली एंड चेक करते रहो अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। सो एडिशनल डेप्रिसिएशन वुड अराइज in case of initial upward or reversal of excess depreciation would arise in case of initial downward valuation। initial upward है तो और depreciation देना पड़ेगा, so P&L to PP additional depreciation के लिए। but initial downward है तो पहले का depreciation जो दिया हुआ है वो रिवर्स करना पड़ेगा PP to P&L। सो ये इनिशियल रिकॉग्निशन एंड सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन नहीं है, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट है। ओके इनिशियल रिकॉग्निशन एंड सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन ये AS 10 में है। और आपको फाउंडेशन में एक डेप्रिसिएशन नाम का टॉपिक था, उसमें भी ये लास्ट कंसेप्ट थी, रिवैल्यूएशन थी, जो बहुत लोगों ने ऑप्शन में डाल दी, फिर भी इंटर के क्लास में वो पहुंच गए क्योंकि 50% ही पासिंग है। तो सारे कंसेप्ट्स कहाँ पे पता होने चाहिए, 50% पता है तो भी पहुंच जाते हैं नेक्स्ट लेवल को, ऐसे ही नेक्स्ट लेवल फाइनल पे पहुंच जाते हैं स्टूडेंट। तो सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन एंड सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, इसमें डिफरेंस है। सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन मतलब ये एनुअली करते रहना है, फेयर वैल्यू कैरिंग अमाउंट फेयर वैल्यू। सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन के अकाउंटिंग एंट्रीज PPE में है, तुम्हें याद होना चाहिए। रिवैल्यूएशन रिजर्व एक चार्ट था, उसका एक्सेप्शन था, AS 10 में देखा था एक चार्ट, इनिशियल रिकॉग्निशन अगर अपवर्ड है तो अपवर्ड में PPE टू रिवैल्यूएशन रिजर्व फर्स्ट टाइम है तो, बट सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन है तो पहले जितना रिवैल्यूएशन रिजर्व को क्रेडिट दिया था उतना डेबिट देना है, और उससे जो एक्सेस है वो P&L को डेबिट होगा। सो ये सब्सिक्वेंट मेजरमेंट है, सो इसमें सिर्फ डेप्रिसिएशन रिलेटेड है। द अबव एंट्रीज आर नॉट रिकॉर्डेड इन द स्टैंड अलोन बुक्स of either the subsidiary or the parent. These entries are only for understanding the impact in the consolidated financial statement and as such only the effect of such entries will appear in the consolidated financial statements and not in the standalone or separate financial statements. So ये entries कहाँ पर भी नहीं होंगे, वो बोल रहे, इसके इफेक्ट्स डायरेक्टली कंसोलिडेटेड। आप कंसोलिडेटेड जर्नल एंट्रीज, कंसोलिडेटेड लेजर बनाते हो, कंसोलिडेटेड ट्रायल बैलेंस, डायरेक्टली कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एंड P&L बनाते हो ना। तो ये एंट्रीज कंसोलिडेटेड जर्नल एंट्रीज नाम से आएंगे क्या, किधर नहीं आएंगे, ठीक है। इट इज प्रिज्यूम दैट द सब्सिडियरी डज नॉट फॉलो, प्रिज्यूम मतलब एज्यूम, that subsidiary does not follow the revaluation model for accounting of fixed assets. If it had to follow, then the standalone balance sheet of the subsidiary would already contain the impact of the revaluation. Okay, so again PPE AS 10 दो मॉडल्स होते हैं, एक होता है कॉस्ट मॉडल एंड दूसरा रिवैल्यूएशन मॉडल। सो कॉस्ट मॉडल में कॉस्ट पे रिकॉर्ड होता है एसेट लाइफ टाइम हमेशा,
एंड रिवैल्यूएशन मॉडल में फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड होता है। स्टार्टिंग में कॉस्ट, ओके, ये फर्नीचर आपने 10 लाख को लिया तो आप फर्नीचर 10 लाख को रिकॉर्ड करोगे, एंड अगर एनुअली आपने उसको फेयर वैल्यू के साथ कंपेयर किया तो वो रिवैल्यूएशन मॉडल है। ओके, सो लॉजिकल रिवैल्यूएशन मॉडल है, क्योंकि आपके फर्नीचर जो 10 लाख का था आज की वैल्यू उसकी 6 लाख है, बट मैम 10% डेप्रिसिएशन लगा के 9 लाख आ रही है बुक वैल्यू, बट कोई कस्टमर नहीं है ना तुम्हारे पास वो 9 लाख पे लेने के लिए। आज मार्केट में जाओ वो फर्नीचर लेके 9 लाख का, तो 6 लाख के ऊपर 1 रुपया देने के लिए कोई खड़ा नहीं है, तो वो करेक्ट है क्या बुक वैल्यू? नहीं। सो कॉस्ट मॉडल एंड रिवैल्यूएशन मॉडल में कौन सा लॉजिकल है? बट ये एनुअली करेगा कौन? इतना पैसा ही नहीं है बिजनेस के पास, वैल्यूअर हर साल कौन अपॉइंट करेगा? सो छोटे बिजनेसमैन तो छोड़ ही दो आप, टपरी बिपरी, ओके, ग्रोसरी शॉप, मेडिकल शॉप छोटे, तो ये सब रिलायंस ग्रुप, टाटा, अदानी, अंबानी कर सकते हैं। सो ये जो रिवैल्यूएशन मॉडल है वो अभी तक कंपलसरी नहीं किया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 ने, ऑप्शन दिया है आपको, बट जिनको अभी ग्लोबली बिजनेस करना है तो ग्लोबली जो IFRS है वहाँ पर तो फेयर वैल्यूएशन ही है, यहाँ पर कॉस्ट मॉडल ऐसे कुछ है ही नहीं। IFRS जो है उसमें एक ही है, फेयर वैल्यूएशन, तो उधर उनके साथ कॉम्पीट करना है। एंड अगर आपके शेयर होल्डर सिर्फ भारतीय नहीं है, बाहर के भी है, तो उनको तो फेयर वैल्यू की आदत है, क्योंकि उन्होंने कॉस्ट मॉडल देखा ही नहीं है। तो वो बड़े लोगों को, अदानी, अंबानी, रिलायंस जो लिस्टेड कंपनीज है, उनके लिए तो AS एप्लीकेबल ही नहीं है, उनको AS 21 नहीं है, उनको इंड AS है, दैट इज देसी IFRS। तो उनको तो रिवैल्यूड, मतलब ये काम करना ही पड़ता है फेयर वैल्यू का, एंड दे कैन अफोर्ड ना वैल्यूअर्स हर साल, और वैल्यूअर्स कुछ भी लगाते हैं प्राइस। तो सच में आप वो कोर्स करो, सर्टिफिकेट कोर्स, क्योंकि कम लोग हैं बहुत, तो आना ही पड़ेगा, एंड ये धीरे धीरे फेयर वैल्यूएशन पे ही जाने वाला है। जैसे टैक्स रेजिम ओल्ड एंड न्यू, धीरे धीरे न्यू पे ही शिफ्ट होने वाली है, तो आपका काम तो कुछ नहीं रहने वाला इनकम टैक्स में, वो तो टाइम पास कोई भी कैलकुलेट करेगा ना, कुछ डिडक्शंस ही नहीं है। तो आपको इधर ये करना है काम, वैल्यूअर तो सब नहीं बन सकते ना, तो आपके पास आना ही पड़ेगा फेयर वैल्यू निकालने के लिए। आपको प्रवीण शर्मा सर बताओगे अकाउंट्स के, वो वैल्यूअर है, तो इसलिए क्लास नहीं लिया तो भी मैं नहीं हूँ वैल्यूअर, मुझे क्लास ही लेना पड़ेगा। सो यहाँ पर वो एजम्पशंस है आपके सारे क्वेश्चंस में कि सब्सिडियरी रिवैल्यूएशन मॉडल नहीं फॉलो कर रहा है, इसलिए इनके जो बुक्स में अमाउंट्स है वो सारे बुक वैल्यू पे है। अगर ये रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करते तो इनके जो फिगर्स होते बैलेंस शीट में वो रिवैल्यूड ही होते ना, बट यहाँ पर सारे क्वेश्चन में एजम्पशंस है कि रिवैल्यूड फिगर्स नहीं है, वो फेयर वैल्यूज नहीं है, दीज आर बुक वैल्यूज of subsidiary. The debit or credit on account of revaluation could alternatively be taken to the revaluation surplus or reserve or P&L depending on whether it is first time upward downward revaluation. However, as ultimately the reserves have to be analyzed between pre and post for the purpose of consolidation. The nature of reserve is irrelevant. Okay, वो कैपिटल रिजर्व हो सकता है और जनरल रिजर्व हो सकता है, बट वो प्री में है तो वो कैपिटल रिजर्व है फॉर कंसोलिडेशन पर्पज, एंड पोस्ट में कैपिटल रिजर्व नाम का कुछ रिजर्व है तो भी वो रेवेन्यू रिजर्व है फॉर कंसोलिडेशन पर्पज। ठीक है, सो एग्जाम्पल 5
से कल करते हैं। आपको होमवर्क के लिए करना है तो कर सकते हो, एग्जाम्पल 5, 6, 7। अगर आप होमवर्क के लिए करके आ गए 5, 6, 7 तो डिविडेंड रिसीव फ्रॉम सब्सिडियरी स्टार्ट कर सकते हैं। चलो, सो कल इवनिंग को ही